Hi guys, welcome to my channel. So, in this series, we are going to cover all the topics of economics for the UPSC and every other competitive examination purpose. So, basically, we'll try that कि हम सारे टॉपिक्स स्क्रैच से पढ़ें और उसको इजी वे में पढ़ें जिससे हमें जल्दी याद रह सके सब कुछ एंड हम जल्दी रिटेन कर सकें सारी चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Economics is basically the study of how individuals, businesses, and societies and nations manage and allocate scarce resources. सो बेसिकली जो भी रिसोर्सेज जो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, किस तरह से वो एलोकेट होते हैं ये सब इंडिविजुअल्स, बिजनेस, सोसाइटीज़ और नेशन के द्वारा, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स focuses on individuals and businesses decisions regarding resource allocation. Then macroeconomics examines broader economic factors affecting entire nations and societies. Then we have three E's. These are economy, efficiency and effectiveness. ये जनरली बेसिक टर्म हम कई बार एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं, हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में कई बार हमें काम आते हैं. सो एक तरह बस दिमाग में रख लेना. देन वी हैव इकोनॉमी एंड इकोनॉमिस्ट्स. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, क्या है. तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दैन इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, देन चाइनीज़ इकोनॉमी है, तो इट इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. देन we have economists, so the people who study economics. So economists study how and why societies, nations, businesses and people distribute resources and associated implications for human well-being. So coming towards our first topic, that is national income and GDP. GDP आप सबने सुना ही होगा. We have that means gross domestic product. This term was given by Simon Kuznets. Okay, so why this concept came? So it came to know the worth of a country and to understand how the resources are being used. So इसलिए ये कंसेप्ट आया. तो जीडीपी में हम क्या करते हैं, बेसिकली जीडीपी कंट्री वाइज होता है ना. तो एक कंट्री की बाउंड्री ली, उसके अंदर अब जैसे इंडिया की हम जीडीपी देख रहे हैं, तो जितने इंडियंस रह रहे हैं, जितने फॉरेनर्स हैं, जितनी इंडियन कंपनीज़ हैं और फॉरेन कंपनीज़ हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये सब मिलके जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इकोनॉमी, जो भी उनका टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसका टोटल जीडीपी होता है. सो हेयर इज द डेफिनेशन. जीडीपी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यूज एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री irrespective of who produced it. That means the main focus on the concept of GDP is that it has to be within the boundary of the country. इसमें हम बाउंड्री पे फोकस कर रहे हैं कि बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कैलकुलेट हो. इन इंडिया जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द National Statistics Office NSO, which works under Ministry of Statistics, and program implementation MOSPI. Then we have two types of economy, open economy and closed economy. So an open economy is where there is significant international trade and investment, goods, services and capital flow freely across borders, that is India. मतलब कि जैसे इंडिया से आप बाहर भी ट्रेड कर सकते हो, बाहर सामान बेच सकते हो, बाहर से खरीद सकते हो, तो दैट इज़ ओपन इकोनॉमी. एंड क्लोज्ड इकोनॉमी में आप ट्रेड एक बाउंड्री के अंदर ही कर रहे हो, बाहर से कुछ भी आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, ना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो. फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉर्थ कोरिया में ये चीज़ रहती है. एक टाइम पहले इंडिया भी क्लोज्ड इकोनॉमी था, बट उसके कुछ टाइम बाद फिर इसको ओपन इकोनॉमी किया गया, ग्लोबलाइजेशन के वक्त भी बेसिकली. देन कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जीएनपी. अब जीएनपी जीडीपी सुनने में सिमिलर है, बट इनमें एक स्लाइट सा डिफरेंस है. जीएनपी इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. यहाँ पे फोकस हमारा नेशनल पे है. सो let's go to the definition. GNP means total amount or total value of goods and services produced by the nationals of the country anywhere in the world. That means here the more focus is on the nationals irrespective of their place of living. यानी कि जैसे जो कंट्री है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इंडियंस, फॉरेनर्स, इंडियन कंपनी सब इंक्लूडेड है, इनका जो प्रोडक्शन है वो देख रहे हैं. लेकिन जीएनपी में क्या है कि हम फॉरेनर्स और फॉरेन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट करेंगे. इसकी बजाय वर्ल्ड में जितने इंडियंस और इंडियन कंपनीज रह रही हैं, वो जितना प्रोड्यूस कर रही हैं, वैल्यूज़ है उनका गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कैलकुलेट करेंगे. तो इसमें हम क्या करेंगे, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मतलब इसमें हम इंडियंस जो आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं उनकी अर्निंग्स को ऐड कर देंगे, और जो फॉरेनर्स हैं जो विद इन इंडिया उनको माइनस कर देंगे. ठीक है, ये होता है जीएनपी.
और क्लोज्ड इकोनॉमी में ये दोनों इक्वल होते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम बाहर तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। इंडिया में जीडीपी ज़्यादा होती है जीएनपी से, ठीक है, बिकॉज इवन इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन गेटिंग रेमिटेंसेस, बट द प्रॉब्लम इज ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट गोज आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब इंडिया में हमें रेमिटेंसेस मिलते हैं। रेमिटेंसेस इज बेसिकली कि जैसे बाहर आपके कोई रिलेटिव वगैरह रह रहे हैं और वो आपको पैसे भेजते हैं, तो दैट इज रेमिटेंसेस। तो हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं, बट स्टिल हमारा जीएनपी इसलिए कम है बिकॉज जो फॉरेन कंपनीज है वो इतना हैवीली इन्वेस्ट करती हैं इंडिया में, एंड देन वो इतना हैवी हैवी रिटर्न्स वापस लेके जाती हैं इंडिया के बाहर, तो इस वजह से जीडीपी ज़्यादा हो जाता है जीएनपी से। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के पहले एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने बेसिकली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझने की कोशिश करी है। सो बेसिकली सी, सपोज एक आइटम है जिसकी 100 क्वांटिटी है और एक आइटम का प्राइस है 5,000 रुपये। ये है, बात कर रहे हैं हम 2022 की, तो इसका टोटल कितना हुआ, 5 लाख रुपए। लेकिन यही अगले साल क्या होता है कि क्वांटिटी उतनी प्रोड्यूस हो रही है, बट प्राइस जो है वो 500 रुपये से बढ़ गया है, तो टोटल हमारा हो जाता है 5,50,000 रुपये। तो ये कोई ग्रोथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसमें नो ग्रोथ एज देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो बढ़ी नहीं, सिर्फ प्राइस ही बढ़ी, तो ये ज़ीरो ग्रोथ है। बट यही अगर हम देखें कि हमने क्वांटिटी भी बढ़ा दी और प्राइस भी बढ़ा दी, तो ये हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी, और इसका परसेंटेज निकाल लिए तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी का, नॉमिनल ग्रोथ का परसेंट 15.5%। लेकिन अगर हमें रियल ग्रोथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो हम बेस ईयर की प्राइस लेंगे, 5,000 है 5,000 ही लेंगे, लेकिन प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है वो ले लेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो आया 5%। तो ये होती है हमारी रियल ग्रोथ, ये है हमारी रियल जीडीपी। तो इससे हमें अपनी रियल ग्रोथ पता चलती है। So there is our next topic, real GDP. Real GDP means current year quantity multiplied by base year prices. So it is calculated in a country to know the real or actual growth in an economy. That is the growth only in terms of quantity. क्या क्वांटिटी के टर्म्स में हम ग्रोथ बता सकें कि कितना हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। सो इट इज़ डन बाय गवर्नमेंट बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर ईयर एज अ बेस ईयर हुज प्राइसेस आर यूज्ड टू मल्टीप्लाई विद द करंट ईयर क्वांटिटी। अभी हमारा करंट बेस ईयर 2011 और 12 है। जनरली तो ये हर 10 साल में बदलता है, लेकिन और इंडिया में भी मतलब हर 5 साल में बदलता है, लेकिन 2011-12 के बाद से कोई नॉर्मल ईयर आया ही नहीं। कभी ग्लोबल डिप्रेशन चल रहा है, तो बीच में फिर कोरोना आ गया, तो इस चक्कर में हमारा करंट बेस ईयर अभी तक 2011 से 12 ही चल रहा है। उसी के बेसिस पे हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वही नॉमिनल जीडीपी मींस करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइसेस। मतलब जितना प्राइस बढ़ा, जितना क्वांटिटी बढ़ा, उन दोनों को लेके हमने मल्टीप्लिकेशन किया। तो दिस कंसेप्ट इज यूज टू नो द करंट वर्थ ऑफ अ कंट्री एंड फॉर कंपैरिजन पर्पस, नॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इससे हम ग्रोथ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो करंट टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है, ना कि रियल। ग्रोथ एलिमेंट क्या है इसमें, इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी। So the main purpose of calculating real GDP in the country is to provide the information about real growth rate, while on the other hand the size of the country is provided with the help of nominal GDP of the country. ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस हो गया नॉमिनल जीडीपी, एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जो बेस ईयर किया है वो हो गया हमारा रियल जीडीपी। अब अगेन वही बेस ईयर क्या होता है, तो बेस ईयर इज़ अ नॉर्मल ईयर जिसमें कोई नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं हुई हो, कोई डिज़ास्टर ना हुआ हो, इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स नहीं हुए हो, पॉलिटिकल टर्मोइल भी ना हुआ हो, या फिर कोई इंटरनेशनल डिज़ास्टर भी ना हुआ हो। सो इट इज़ द ईयर हुज प्राइजेज आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। अ रिविजन इन द बेस ईयर इज essential because for better policy making it is meant to track structural changes in an economy and improve or update macroeconomics indicates that reflect the economic performance of a country, because obviously base year तो change होना ही चाहिए, तभी हमें अपनी constant जो growth है वो पता चलेगी। So इंडिया यूज टू चेंज द बेस ईयर एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में बदलते थे हम अपना बेस ईयर। 1949 से शुरू हुआ 1980 और 81 तक, लेकिन उसके बाद इंडिया ने हर 5 साल में चेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये प्रैक्टिस 2009-10 में बंद हो गई, बिकॉज दैट ईयर वॉज नॉट कंसिडर्ड अ नॉर्मल ईयर एज इट सक्सीडेड इन द ग्लोबल स्लो डाउन ऑफ 2008। हेंस
Next base year was fixed for 2011 and 12. Now coming towards our next topic which are factor cost, basic price and market price. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. सपोज एक फैक्ट्री है जो वॉशिंग मशीन बना रही है 20,000 रुपए में, ये उसकी फैक्टर कॉस्ट हो गई, जो मतलब फैक्ट्री को लगा बनाने में. फिर उसको 2,000 रुपए का प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ा. फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्शन सब्सिडी मिलती है, मान लो 500 रुपए की मिली, तो उसका बेसिक प्राइस फिर आ गया हमारा 21,500 रुपए. अच्छा हाँ, ये जो फैक्टर कॉस्ट है इसमें मटेरियल, लेबर, रेंट, प्रॉफिट ये सब इंक्लूडेड रहता है. ठीक है, तो बेसिक प्राइस हो जाएगी हमारी 21,500 रुपए. लेकिन उसमें अगर हम प्रोडक्ट टैक्स जोड़ दें 2500 का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सब्सिडी जो मिलती है वो माइनस कर दें 1000 की, तो वो हमारा मार्केट प्राइस आता है, जो कि जो कंज्यूमर्स के लिए होता है, जिसमें हम खरीदते हैं, तो वो आ गया 23,000 का. ठीक है, तो ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं. सो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट दैट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. देन बेसिक प्राइस, इट इज़ द प्राइस एट विच फैक्टर कॉस्ट इज एडजस्टेड विद प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडी. बेसिकली बेसिक प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स प्लस करेंगे और प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर देंगे. ठीक है, और ये मार्केट प्राइस को करना हुआ तो बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स को हम इंक्लूड करेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को हम माइनस कर देंगे. So this was for today. We will continue our next topics in our next video.